स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के लिए। और आज हमारा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें आज के लेक्चर में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस करेंगे और उसके एमसीक्यूज भी देखेंगे। ओके, क्योंकि आपको थोड़े एमसीक्यूज आने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट पता होना बहुत ही जरूरी है, तो ही जाके आप एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन सेंटेंस और वन टर्म्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में यू हैव टू लर्न इट द रेशियो एनालिसिस। एक्चुअली इसका नाम जो है फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट तो है ही, पर इसका एक्चुअल नाम है रेशियो एनालिसिस। दिस विल बी द रेशियो। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो एंड कैलकुलेट द ऑल द थिंग्स। ओके, चलो, सो यहाँ पे हम लोग को रेशियो लर्न करना है। देखिए, बैलेंस शीट रेशियो फर्स्ट है हमारा, बैलेंस शीट रेशियो, फिर है इनकम स्टेटमेंट रेशियो एंड कंबाइंड रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो आपको तो पता है, बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी का रेशियो है। इनकम स्टेटमेंट मतलब पी&एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड कंबाइंड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द बैलेंस शीट एंड पी&एल। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज यूर द बैलेंस शीट एंड पी&एल। क्या दिखाता है? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, आपके फाइनेंशियल पोजीशंस दिखाता है, यस और नो। सो मगर ये जो अकाउंटिंग हम लोग जो करने वाले हैं ना, इज नॉट फॉर्म ऑफ द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। जैसे हम लोग एज यूजुअल लायबिलिटी बनाते हैं, एसेट बनाते हैं, इस तरीके से इसको बनाया नहीं जाता। ये बनाया जाता है ना वर्टिकल फॉर्मेट। ओके, क्यों सर वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाता है? बिकॉज ये अकाउंटिंग लर्न करने के लिए आपको सब डेबिट क्रेडिट रूल, आपके रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, देन उसके बाद में सारे सारे बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, तो ही आपको बैलेंस शीट और पी&एल आपको अंडरस्टैंड होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। मगर ये जो वर्टिकल फॉर्म का अकाउंटिंग है वो क्रिएट किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनको अकाउंटिंग नहीं आता। समझा? मतलब मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, कंपनी के जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, नॉन बैकग्राउंड लोग जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनको बैलेंस शीट अंडरस्टैंड होने के लिए, इनकम एक्सपेंडिचर अंडरस्टैंड होने के लिए वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट क्रिएट किया जाता है, और उससे उन लोगों को पता चलता है कि इस कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस है। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब लोग बनाते हैं। दिस आर द टू इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इज अ बैलेंस शीट और दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, बैलेंस शीट शोइंग द पोजीशन ऑफ द पोजीशन स्टेटमेंट एंड दिस विल बी द इनकम स्टेटमेंट। ओके, ठीक है। ओके, देखो एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ अबाउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आर प्रिपेयर्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड द बुक वैल्यू, यस और नो? मतलब मुझे बताओ, आपका जो अकाउंट्स है ना, वो प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू में कुछ नहीं बताता ना, फ्यूचरिस्टिक वैल्यू वैल्यू में बताता है। वो सारी चीजें बोलता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब ट्रांजेक्शन होने के बाद आप जर्नल एंट्री पास करोगे, जर्नल एंट्री पास करने के बाद लेजर पोस्टिंग करोगे, लेजर पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट बनाओगे। मतलब फाइनल अकाउंट बनाने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मेरे एसेट कितने, मेरे लायबिलिटीज कितने हैं। मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन ऑल आर द पास्ट ट्रांजेक्शन। मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाता है? सर हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, यस और नो? इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसलिए एग्जाम में ये एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करता है सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपको यहाँ पे रीड करना है, देखना है। आपके पास थ्योरी नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट बुक से यू कैन रिफर इट। तो ये होने के बाद, ये सेशन खत्म होने के बाद वी गो फॉर ऑब्जेक्टिव सेशन आल्सो। ओके, सी, बस ये एक इंपॉर्टेंट इसमें से है। ओके, सो दिस अबाउट द बैलेंस शीट। ओके, ये हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट है। सो बैलेंस शीट इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। एक है सोर्स ऑफ फंड एंड दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। पहला कौन सा है सर? सोर्स ऑफ फंड, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, सोर्स आएगा पैसा, एंड एप्लीकेशन जो पैसा आया वो अप्लाइड हम लोग कहाँ पे करेंगे। सो सोर्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स, याद रखना। एक है ओनर्स फंड एंड दूसरा होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब है लोन फंड। बोरोड फंड का मतलब क्या है? लोन फंड। दो टाइप के सोर्स होते हैं। एक तो इंटरनल फंड, मतलब मेरा खुद का पैसा मैं बिजनेस के ऊपर लगाऊंगा। अदरवाइज बोरोड फंड में पब्लिक से बोरो करूंगा। तो ओन फंड में तीन कैपिटल है। एक है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, यस और नो? मैं इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा रेज कर सकता हूं, और इक्विटी इज अ रियल ओनर ऑफ द कंपनी, यस और नो? दिस आर द रियल ओनर। भाई कंपनी के मेन ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके, पार्टली ओनर कौन होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब इतने सालों से मैं बिजनेस कर रहा हूं तो प्रॉफिट कमाऊंगा ना मैं, तो प्रॉफिट जो कमा रहा हूं ये मेरा प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट मैं बिजनेस के लिए भी यूज कर सकता हूं जो मैंने महीने से कमाया। लेस फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस मतलब ऐसी एसेट जो एक्चुअली, मतलब जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, एंड दिस विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस।
आपको तो पता ही है, आपने एडमिशन पार्टनरशिप में बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, हम लोग डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं। सिमिलर वैसे जैसे फिक्टिशियस एसेट्स है। तो शेयर होल्डर्स फंड बनता कैसे है? शेयर होल्डर बनता 3 आइटम से, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट। कौन सा? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट। शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल में क्या आता है? दो कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। रिजर्व में सारे रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जहां पे आजू बाजू वर्ड रिजर्व दिखेगा वो सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट हमेशा लेस करना है तो आपको क्या मिलेगा? ये ओनर्स फंड मिलेगा। इस ओनर्स फंड को ही हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। सर आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो? देखो ये पढ़ाऊंगा ना तो ही आपको एमसीक्यू समझ में आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ऊपर ऊपर से आपको याद करना पड़ेगा। ओके, सो मुझे वैसे करना नहीं है, आपको लर्न करना है, ऑब्जेक्टिव फटाक से आना चाहिए, तो आपको थ्योरली पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर बेटा? सो मुझे बताओ, बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड है। कौन से दो पार्ट में डिवाइड है? एक है ओनर्स फंड, तो एक है सोर्स ऑफ फंड एंड दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में कितने आइटम है टोटल? सोर्स ऑफ फंड में दो आइटम है, एक है ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। एक तो मैं खुद का फंड यूज करूंगा, नहीं तो मैं बोरो करूंगा। ओनर्स फंड में कितने आइटम है? 3 आइटम है। एक है शेयर होल्डर्स फंड, समझा? मतलब शेयर होल्डर्स फंड में आएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड फिक्टिशियस। एंड लोन फंड, लोन फंड में दो है, एक है बैंक लोन एंड डिबेंचर्स। मतलब पब्लिकली आप जो लोन लेते हो, बैंक लोन लेते हो, आउटसाइडर फंड है। लोन फंड इज आउटसाइडर फंड। ये दोनों को मिला के, इस दोनों को मिला के कौन सा शेयर होल्डर्स फंड, सो शेयर होल्डर्स फंड एंड लोन फंड को मिला के वी कैन के से इट विल बी आर टोटल अवेलेबल ऑफ फंड। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। जो सोर्स से अपने फंड को रेज किया है वो आप अप्लाइड कैसे करोगे, उसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो पहला अप्लाइड करोगे आप फिक्स एसेट के लिए। सर फिक्स एसेट टेंजिबल इंटेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, मोटर व्हीकल। सेकंड आप उसकी क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज द फंड इज यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? बिजनेस चलाने के लिए फंड लगता है। सो वो जो पैसा है वो बिजनेस चलाने के लिए भी यूज कर सकते हो। बिजनेस चलाने के लिए मतलब उधर माल उधार के ऊपर बेचने के लिए, उससे डेटा क्रिएट होगा। ओके, ऐसा नो। तो ये सारे आपके वर्किंग कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ये देखो, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट में से आपने करंट लायबिलिटी माइनस किया तो आपको मिल जाता है वर्किंग कैपिटल। क्या मिल जाता है सर? वर्किंग कैपिटल। ओके, ओके, सो आई कैन से हियर कि वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आपको क्या मिलेगा? वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट ये दो पार्ट में अगेन डिवाइड हुआ है, क्विक एसेट्स एंड नॉन क्विक एसेट। कौन से? क्विक एसेट एंड नॉन क्विक एसेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्विक एसेट? सर क्विक एसेट मतलब ऐसी एसेट जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी एसेट जो कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्विक एसेट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लिक्विड एसेट। क्या कहते हैं इसको? लिक्विड। लिक्विड मतलब इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। तो कैश खुद से लिक्विड है। अरे कैश खुद से ही लिक्विड है ना। ओके, सब बैंक का पैसा भी इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अरे कैश मतलब लिक्विड, कैश का ही मतलब है लिक्विड। सो कैश खुद से ही लिक्विड है। बैंक, आप कैश इमीडिएटली बैंक से पैसा विड्रॉ करना आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आप एटीएम से पैसा निकालो, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर्स, डेटर मतलब जिसको माल आपने बेचा क्रेडिट के ऊपर, उसको फोन करके पैसा मंगा सकते हो, आपका ही पैसा है। और बिल रिसीवेबल, जिसके ऊपर आपने बिल ड्रॉ किया है, और ये सुनो, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है वो बिल को बिल रिसीवेबल कहते हैं, वही जाके बैंक में डिस्काउंट करके पैसा कन्वर्ट हो सकता है। ये सुनो, सो कैश, बैंक, डेटर, बिल, रिसीवेबल, ये सारे आपके क्या है? क्विक एसेट्स है। अरे क्लियर? ओके, नॉन क्विक एसेट क्या है? स्टॉक, प्रीपेड एंड एडवांसेस। क्या सर? स्टॉक, प्रीपेड एंड एडवांसेस। प्रीपेड, प्रीपेड मतलब आपने अर्लियर पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट किया, प्रीपेड को क्या कहते हैं? एडवांस। ओके, सो एडवांस पेमेंट किया ना, जिसको आप एडवांस पेमेंट करोगे तो उससे रिकवर करना आपके लिए बहुत दिक्कत है। आप इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी लक्ष्मी चली गई। एडवांस पेमेंट मतलब पैसा दिया आपने, मतलब एक्सपेंसेस होने से पहले ही दे दिया, तो उससे पास रिकवर करना इज वेरी डिफिकल्ट टू यू। एंड देन स्टॉक, मतलब जो कच्चा माल है आपका वो भी आप मार्केट में इमीडिएटली नहीं बेच सकते। अरे यस और नो? ओके, स्टॉक इज नॉट रीसेल इमीडिएटली। तो स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस ही नॉन क्विक है। याद रखना, स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस। बोलो बोलो जल्दी, क्या? स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस विच विल बी नॉन क्विक, बाकी सब बचा हुआ क्विक। ओके, क्विक एसेट याद रखना बहुत इजी है। डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक। क्या बोला? डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये आपके क्विक एसेट्स है। बाकी बचे हुए आपके स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके क्या है? नॉन क्विक एसेट्स है। उसके बाद अगेन करंट लायबिलिटी आता है। करंट लायबिलिटी क्लासिफाइड टू पार्ट्स, क्विक लायबिलिटी
एंड नॉन क्विक लायबिलिटी। देखो सारे लायबिलिटी क्विक है, सारे लायबिलिटी क्विक है। ओके, ओनली एक लायबिलिटी आपको याद रखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये नॉन क्विक है, बाकी सब बचे हुए क्या है, क्विक लायबिलिटी। क्रेडिटर्स जिसको पैसा देना है, ओके, जिसके पास से माल खरीदा है पर अभी तक दिया नहीं है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसका हमने मतलब सैलरी ड्यू हुआ पर सैलरी एम्प्लॉय को नहीं दिया। जैसे बिल्स पेबल, आपके ऊपर किसने तो बिल ड्रॉ किया आपके ऊपर, तो आपको भी उसका पैसा देना है। तो दिस ऑल आर द क्विक लायबिलिटीज। और क्विक प्लस नॉन क्विक, क्विक लायबिलिटी प्लस नॉन क्विक लायबिलिटी आपको मिलेगा सर करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट में से आप करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल। तो क्या ना ऐसे हियर, क्या ना ऐसे हियर मैं ऐसे यहाँ पे बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि सर बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपने शॉर्टकट में मुझे क्या बताया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि देखो बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है हमारा सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब कहाँ से पैसा आएगा। देयर आर टू सोर्स ऑफ फंड। पहला है हमारा ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, ओके, और दूसरा सोर्स है हमारा लोन फंड। सो सोर्स ऑफ फंड में कितने आइटम है, सोर्स ऑफ फंड में सर पहला है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। कौन सा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा पहला शेयर कैपिटल, ओके, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, बराबर। फिर आएगा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड तीसरा आपका आएगा फिक्टिशियस एसेट्स, ओके। सो शेयर कैपिटल में रिजर्व सरप्लस को जोड़ना है, फिक्टिशियस एसेट्स को लेस करना है, आपको मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड। एक क्लियर ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इट विल बी शेयर होल्डर्स फंड हो गया, शेयर होल्डर्स, ये तीनों का टोटल किया तो आपको शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। उसके बाद बी पार्ट है आपका ये ओनर्स फंड होने के बाद सेकंड क्या सर, लोन फंड। क्या सर, लोन फंड। इसको ही कहा जाता है बोरोड फंड, ओके। और ये ओनर्स फंड एंड लोन फंड को हम लोग जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा हमारा सोर्स ऑफ फंड। क्लियर। तो इतना हमारा पैसा आ गया, एक तो खुद का फंड, नहीं तो बोरोड फंड। दूसरा आएगा आपका दिस विल बी योर एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि आपने जो फंड को रेज किया है वो आपने अप्लाई कहाँ पे किया, दिस एप्लीकेशन ऑफ फंड। इज इट क्लियर गाइस। सो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आई कैन से हियर, सो पहला फंड आपके सामने है, दिस विल बी द फिक्स्ड एसेट्स, ओके। जो पैसा आपने रेज किया है तो वो पैसा आप यूज करोगे फिक्स एसेट खरीदने के लिए। सो फिक्स एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, मोटर व्हीकल, टैंजिबल इनटैंजिबल सारी चीजें। दूसरा आएगा इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। एंड तीसरा है वर्किंग कैपिटल। तीसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है सर, सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में से आपने करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। पर करंट एसेट मतलब क्या, करंट एसेट मींस क्विक प्लस नॉन क्विक। करंट एसेट मतलब क्या, क्विक प्लस नॉन क्विक। एंड करंट लायबिलिटी मतलब ये भी सेम, क्विक प्लस नॉन क्विक। सो क्विक एसेट का मतलब क्या होता है, ऐसे एसेट जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम लोग क्विक एसेट कहते हैं। उसमें कैश आएगा, बैंक आएगा, डेटर आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा, समझा। नॉन क्विक में क्या आएगा, नॉन क्विक में आएगा आपका एक है स्टॉक, याद रखना, और दूसरा आपका एडवांस, या मैं बोल सकता हूँ प्रीपेड, ओके, नॉन क्विक में आएगा। बाकी सब क्विक लायबिलिटीज में क्या आएगा, आपके क्रेडिटर्स, आपके बिल्स पेबल, समझा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे क्विक है। तो नॉन क्विक में क्या आएंगे, नॉन क्विक में आएगा आपका एक ही आइटम, बैंक ओवरड्राफ्ट, विच विल बी द नॉन क्विक, बाकी सब तो क्विक है। क्लियर बेटा। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे होगा, सब लोग मेरे साथ हो, आर विद मी गाइस, ओके। तो ये हमारा बैलेंस शीट का स्टेटमेंट हो गया, ओके। उसके बाद ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट होने के बाद वी कैन गो फॉर ये आपका बैलेंस शीट के सम से, देन वी गो फॉर अ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले इनकम, इनकम में आता है सेल्स, सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर तो मान लेगा नेट सेल्स, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको निकालना है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, ये समझ में आ रहा है, जो आप ट्रेडिंग में लिखते हो सारे एक्सपेंस हो गए, ओके। लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग में आता है ना सर, और ये ऐसे आता है सर, ओके। यहाँ पे सारे खर्चे होते हैं, बराबर। क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे होता है, परचेस यहाँ पे होता है, वेजेस यहाँ पे होता है, कैरेज नोट यहाँ पे होता है,
बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे होता है, ये सो सेल्स यहाँ पे होता है, ये सारा आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में सेल्स लिखा यहाँ पे, उसके बाद आपका ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज प्लस परचेज एक्सपेंसेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपको मिलने के बाद क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा सर प्रॉफिट, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। दिस कॉल्ड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आपके P&L के आइटम है, याद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस। मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपका P&L में 3 आइटम्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, मतलब पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल फीस, ऑडिट फीस, है ना, ये सारे कौन से एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस में मैं क्या बोल सकता हूँ, सेल्समैन कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, है ना, वो सारे कौन से एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है। और फाइनेंस एक्सपेंस विल बी द इंटरेस्ट, यस और नो। तो ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए, इसको जोड़ा आपने माइनस किया तो आपको मिल जाएगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, नॉन बिजनेस इनकम। क्या सर, नॉन बिजनेस इनकम। देखो गुड्स बेच के पैसा कमाना ये मेरा बिजनेस है, सर्विस दे के पैसा कमाना ये हमारा मेन बिजनेस है। पर सर ये करते करते मैं कहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, डिविडेंड मिलता है, एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ, इंटरेस्ट मिलता है, ये सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड बेच के मुझे प्रॉफिट होता है, एसेट को बेच के प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो ये सारे कौन से इनकम होते हैं सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एसेट मैंने बेचा और एसेट बेच के मुझे प्रॉफिट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दिस विल बी द नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग मतलब नॉन बिजनेस इनकम। क्या बोला मैंने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब इनकम है पर इट्स नॉट अ बिजनेस इनकम, दिस इज नॉन बिजनेस इनकम। क्लियर, सेल्स ये आपका मेन बिजनेस इनकम है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए कोचिंग फीस ये मेरे लिए इनकम है, पर मैंने कहां पे तो इन्वेस्ट करके मुझे इंटरेस्ट मिला तो मेरे लिए वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। वैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होता है, एसेट को बेच के लॉस हो सकता है, शेयर को बेच के लॉस हो सकता है, म्यूचुअल फंड को रिडीम करके लॉस हो सकता है, तो दिस विल बी द लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो ये सारे हो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फिर ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है, लॉस को लेस करना है, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, उसमें से टैक्स माइनस करोगे आपको मिलेगा नेट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इनकम स्टेटमेंट भी बहुत इजी है सर, इनकम स्टेटमेंट भी बहुत इजी है। इनकम स्टेटमेंट क्या बोलता है, इनकम स्टेटमेंट है पहले लिखो सेल्स, ओके सेल कौन सा सेल चाहिए, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल में से सेल्स रिटर्न आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है नेट सेल्स। उसके बाद आपको लेस करना है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा पहला ओपनिंग स्टॉक, फिर राइट डाउन द परचेस, ओके जो भी परचेस आपने किया रहेगा वो, फिर हम लोग ऐड करेंगे वेजेस क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, वेजेस के बाद ऐड होगा कैरेज इनवर्ड, बराबर ना। मैं बोलूंगा परचेस एक्सपेंस, अभी कैरेज इनवर्ड एक आइटम है पर ऑक्ट्राई कस्टम डॉक ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। उसके बाद लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे, चाहिए तो आप परचेस रिटर्न भी लेस कर सकते हो, परचेस रिटर्न भी लेस हो जाए ना परचेस में से, तो ये आपका हो जाएगा COGS। और सेल में से COGS माइनस किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। चौथा आइटम क्या है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ये सब P&L अकाउंट के डेबिट साइड। आई कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दिस विल बी द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ए क्लियर, ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, दिस विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस, ओके। दूसरा सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। थर्ड विल बी द फाइनेंस एक्सपेंसेस। ये तीनों को आपने जोड़ा और तीनों को जोड़ के आपने आउटर में निकाला तो ये माइनस होने के बाद आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस, मतलब बिजनेस से मिलने वाला प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे अभी तक हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं लिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लिया, मतलब नॉन बिजनेस इनकम एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंस लिया नहीं है, सारा बिजनेस इनकम और बिजनेस एक्सपेंस से इससे मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद आप ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, जो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या होता है, सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ओके, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ओके ये आपको इनकम को जोड़ना है, एक्सपेंस को लेस करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ओके। उसके बाद आपका लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एवरी ईयर नहीं आते। और ये जोड़ने के बाद आपको आएगा सर नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से आप टैक्स को माइनस कर दोगे, आप गवर्नमेंट टैक्सेस पे करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा नेट प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स। इस तरीके से आपका इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा। क्लियर? सो दिस विल बी योर बैलेंस शीट स्टेटमेंट, और ये आपका कौन सा स्टेटमेंट है? इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट और दूसरा कौन सा स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट। वेरी क्लियर? वेरी गुड सर। उसके बाद यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स। एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, पढ़ना नहीं है सर, जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपको सारे रेशियोज एक साइज में लेके आने। ओके, अभी पढ़ाऊंगा तो बहुत चैप्टर, पूरा चैप्टर खत्म करना पड़ेगा, तो शॉर्टकटली बता रहा हूँ। कॉमन साइज मतलब यू हैव टू टेक अ बेस। ओके, बैलेंस शीट के लिए यू हैव टू टेक द बेस ऑफ सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड बेस पकड़ना पड़ता है। एक सम दिखाऊंगा डायरेक्टली आपके बुक के ऊपर ही। और दूसरा इनकम स्टेटमेंट होता है, वहां पे आपको सेल्स, नेट सेल्स को 100 पकड़ना पड़ता है, और यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड को 100 पकड़ना पड़ता है। इसमें तो कॉमन साइज। एंड दूसरा होता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में यू हैव टू कंपेयर विद द लास्ट ईयर फिगर। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि लास्ट ईयर हमारा सेल इतना था, करंट ईयर इतना है, तो कितने से बढ़ा, कितने से घटा। लास्ट ईयर प्रॉफिट मेरा इतना था, करंट ईयर इतना है, तो कितने से बढ़ा, कितने से घटा, वो कंपैरिजन करना, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमेशा एक कंपनी एंड प्रीवियस ईयर फिगर। कंपनी मतलब मेरी कंपनी रहेगी तो इस साल का प्रॉफिट एंड प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट में कंपैरिजन करूंगा। इस साल की एसेट के साथ प्रीवियस ईयर की एसेट कंपैरिजन करूंगा कि एसेट बढ़ा घटा क्या हुआ। ओके, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ओके, सो ये दो स्टेटमेंट आपको देखना है, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव। एग्जाम में ये आता है सर कि बेस क्या पकड़ने का, कंपैरेटिव कंपैरिजन ऑफ द टू फिगर्स। ओके, चलो, सो वी कैन गो फॉर फर्दर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। देखो उन्होंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है। चलो, दो साइड के स्टेटमेंट है। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ कंपेयर ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, help to delivering the meaning of the conclusion regarding the changes in a financial position। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो से ज्यादा डेटा का यूज किया जाता है। क्लियर? सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी होता है और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, देखो कंपैरिजन कैसे किया है, वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। सो देखो ना यहाँ पे डिफरेंस देखो, 3,70,000 एंड 2,50,000, डिफरेंस कितना है? 1,20,000। और ये इंक्रीज हुआ ना, तो कैसे किया? ये 1,20,000, ये 48% कैसे आया? ये 1,20,000 और लास्ट ईयर विल बी द बेस ईयर। ये आपका बेस ईयर होता है, बराबर। मैं बोलूंगा 1,20,000 से इंक्रीमेंट हुआ एज कंपेयर टू 2,50,000, मतलब 1,20,000 डिवाइड बाय 2,50,000 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 48% आएगा। ओके, ये रेशो निकालना पड़ता है, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओके, रेशो आप पेंस निकालते बैठोगे एग्जाम में, लेकिन मोर टाइम। ओके, इसलिए हम लोग ये चैप्टर देखते नहीं है। उसके बाद 60 एंड 1 लाख, इसमें डिफरेंस कितना है? 40,000 का। जिनका कैलकुलेशन फास्ट होता है उनके लिए चैप्टर बहुत अच्छा है, कैलकुलेटर रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। क्लियर? सो ये चैप्टर आप लर्न करोगे इन यूर डिग्री। ओके, डिग्री में ये चैप्टर बहुत बड़े लेवल पे आएगा। तो अभी इसका छोटा वर्जन है, पर ये छोटे वर्जन के लिए भी कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। 60 एंड 1 लाख का डिफरेंस कितना है? 40,000। अगेन अभी देखो ना, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ ना, 60 से 1 लाख, इसलिए नहीं, 60 से 1 लाख इंक्रीज हुआ सर। ओके, कितने से इंक्रीज हुआ? अगेन 40,000 से इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना था? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब ये देखो 3 लाख से 4 लाख 70 हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ? 1 लाख 60। तो 1 लाख 60 डिवाइड बाय बेस 3 लाख 10। मतलब सिंपल से भाषा में बोला जाऊं, ये ऐसे मैंने बोला कि FYJC है और हमारा SYJC है, FYJC है और हमारा SYJC है। तो मैंने बोला बीके में, FYJC में आपको होते सर 80, SYJC में आपको होते 90, समझा? तो मैंने बोला कितने से आपका मार्क्स बीके में इंक्रीज हुआ? आप बोले कि 10 मार्क्स से इंक्रीज हुआ। तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? तो बेस तो यही पकड़ोगे ना, 80 से 90 हुआ, तो 80 से 90 हुआ तो 80 विल बी द बेस, 80 विल बी द बेस, तो 10 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। ये समझ में आ रहा है? तो ये दिस विल बी द बेस, मतलब ये डिफरेंस है। मतलब सिंपल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये एमसीक्यू एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ रहा है, देख रहा है? एब्सोल्यूट चेंज मतलब डिफरेंस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो एग्जाम में ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें एमसीक्यू में आ सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये ऊपर वाला गायब कर सकते हैं वो लोग, या नीचे वाला गायब कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट चेंजेस का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब एब्सोल्यूट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज है तो आप बुक में नोट डाउन कर लो। और प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर।
प्रीवियस ईयर का मतलब है यहाँ पे लास्ट ईयर। इज इट क्लियर गाइस? चाहो आगे? थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे रेशो 2 चैप्टर और एमसीक्यू 2 चैप्टर की कवर करना है, तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं। ओके, और एब्सोल्यूट चेंजेस का मतलब है देखो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब डिफरेंस करंट और प्रीवियस का। ओके चलो, सो इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, और दूसरा होता है आपका कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला आपको कॉमन साइज भी दो तरीके होते हैं, बैलेंस शीट का कॉमन साइज होता है यानी इसका होता है। ये क्या करने का, देखो मैंने क्या बोला, सोर्स ऑफ फंड को, सोर्स ऑफ फंड, टोटल सोर्स ऑफ फंड को आप 100 पकड़ो, पकड़ा। तो क्या कहना है इसमें, 16 लाख में से इक्विटी, ओनर्स इक्विटी आपका 9 लाख है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 9 लाख है। सो 16 लाख में से 9 लाख, तो परसेंट 100 में से कितना। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज। ऐसे कैसे आएगा ये, 60 ये आपका टोटल कैपिटल है ना, 16 लाख में से 9 लाख ये आपका टोटल कैपिटल है, तो 100% में से कितना परसेंटेज। अगेन 16 लाख में से 80,000 है, तो 100 पे से कितना परसेंटेज, 4.9। 16 लाख 13 में से 1 लाख 50 है, तो 100% में से कितना परसेंट है, 3.20। ये ऐसे रेशो आएगा। ये रेशो कैसे आएगा, 9 लाख डिवाइड बाय 16 लाख 30,000 multiply by 100. Again 80,000 divided by 16 lakh 30,000 multiply by 100. फिर 1 lakh 50,000 divided by 16 lakh 30,000 multiply by 100. ये कैसे आएगा, अगेन 3 lakh divided by 16 lakh 30,000 multiply by 100. Then 2 lakh divided by 16, समझ आ रहा है, मतलब अमाउंट डिवाइड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, अमाउंट डिवाइड बाय 16, अमाउंट डिवाइड बाय सोर्स ऑफ फंड, अमाउंट डिवाइड बाय सोर्स ऑफ फंड। सो इधर भी सेम सेम, कुछ चेंजेस नहीं। 9 लाख डिवाइड बाय 16 लाख 30,000 मल्टीप्लाई 100, 1 लाख 50 डिवाइड बाय 16 लाख 30,000। देखो इसलिए ये चैप्टर्स ना बहुत कॉम्प्लिकेशन में जाता है, मतलब फॉर्मूलाज आपको तो याद रखना ही है, सेकेंड थिंग कैलकुलेशन ज्यादा करना है, और कैलकुलेशन अपने छोटा मिस्टेक किया मार्क्स गया, समझ में आ रहा है, क्लियर। सो दैट्स व्हाई फॉर्मूला क्या है, देखो कॉमन साइज का, ये एग्जाम में आएगा, परसेंटेज आइटम लेना डिवाइड बाय टोटल कैपिटल फंड। टोटल कैपिटल फंड मतलब यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड भी बोल सकते हो, सोर्स ऑफ फंड भी बोल सकते हो। ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रखना, ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रखना, ये एमसीक्यू में आएगा। ओके, सिंपल है, कॉमन साइज अमाउंट डिवाइड बाय सोर्स ऑफ फंड मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। या अमाउंट डिवाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोलते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड ये सेम होता है ना, कि जितना सोर्स होगा उतना आप अप्लाइड करोगे। ओके, सो ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। यस, उसके बाद एक ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर एक सवाल आता है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द कैश फ्लो, पैसा कैसे आ रहा है, फ्लो कैसे हो रहा है। तो कैश फ्लो 3 टाइप के कैश फ्लो है, ये भी लिख के रखना। एक है ऑपरेटिंग से, ऑपरेटिंग फ्लो, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से फ्लो, एंड थर्ड विल बी द फाइनेंशियल एक्टिविटी से फ्लो। ओके, सो कैश फ्लो कैसे आता है सर, सो कैश फ्लो आपके बिजनेस, फ्लो मतलब आना और जाना, दो होता है, एक होता है इन फ्लो एंड दूसरा होता है सर आउट फ्लो। ओके, सो बिजनेस में फ्लो कैसे आएगा, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इज बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी मतलब सर गुड्स को बेचा पैसा आया, गुड्स को खरीदा पैसा गया, ओके, सैलरी पेड किया पैसा गया, हेलो, वेजेस पेड किया पैसा गया, दिस कॉल्ड एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट मतलब एसेट को खरीदा, फिक्स एसेट को खरीदा, पैसा जाएगा। सो फिक्स एसेट को बेचा, पैसा आएगा। सो इन्वेस्टमेंट किया, मैंने शेयर्स को खरीदा, पैसा जाएगा, और शेयर को बेचा, पैसा आएगा। अरे क्लियर बेटा, इस कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, याद रखना, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। और थर्ड विल बी द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब आपको जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती हो तो कहां से फंड लाते हो, तो वहां पे आएगा आपका लोन फंड। ऐसा लोन फंड अभी देखा ना, बोरोड फंड, डिबेंचर इशू किया, बैंक लोन से पैसा, अभी डिबेंचर इशू किया, फ्लो आएगा सर।
पब्लिक पैसा देगा आपको, आपने बैंक से पैसा उठाया, बैंक आपको पैसा देगी, फ्लो आएगा, बैंक को पैसा रिपेड किया तो कैश आउटफ्लो, डिबेंचर को रिडीम कर दिया कैश आउटफ्लो। सर आपने शेयर इशू किया, शेयर होल्डर्स फंड भी, शेयर कैपिटल भी बोल सकता हूं आपका शेयर कैपिटल। ओके, मतलब आपने इक्विटी शेयर इशू किया, पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, पैसा जाएगा। अरे क्लियर बेटा। और सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी भी याद रखना और वर्किंग कैपिटल भी याद रखना, वर्किंग कैपिटल भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही आता है। तो ये इतना ही याद रखोगे, बहुत बहुत हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत हो गया और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी याद हो गया, समझा? ओके, याद क्या रखने का, कैश फ्लो कैटेगराइज इन 3 पार्ट। कौन सी एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी में क्लासिफाई होता है, कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अरे कैसे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस एक्टिविटी, ओके। इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्ट करना, दो तरह की इन्वेस्ट होगा, एक तो फिक्स एसेट में, नहीं तो इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद फाइनेंसिंग मतलब लोन फंड, नहीं तो शेयर कैपिटल। वापिस बोल क्या? सो मुझे कहना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कैश फ्लो 2 तरीका होता है, एक तो इनफ्लो नहीं तो आउटफ्लो, पैसा आएगा नहीं तो पैसा जाएगा। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को क्या कहते हैं? बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्लियर? उसके बाद आपका आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट और आपका इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड कौन सा आएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी, इसमें बैंक लोन और शेयर कैपिटल। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, सो ये चीजें को याद रखनी है, जो याद रखना है वो मैं बताऊंगा। ओके, उसके बाद आपको रेशोज को याद रखना है, ये वाले रेशोज। ओके, रेशोज। ओके, एमसीक्यू करना तो याद रखना पड़ेगा ये। ओके, अभी देखो ये बैलेंस शीट रेशो है, ये इनकम स्टेट, बहुत इजी है रे, मतलब दिखने के लिए बड़ा दिख रहा है पर बहुत इजी है। तो सर आपको इजी हमारे लिए वापस रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, आई नो वेरी वेल, पर थ्योरेटिकल पार्ट है, हो जाएगा जब आप एग्जाम के 10-15 मिनट भी आप थोड़ा सा देखोगे तो भी एग्जाम में आप लिख सकते हो। सो करंट रेशो क्या है? सो करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अरे सिंपल है, करंट रेशो, करंट याद रखना है, करंट रेशो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशो आ गया एसेट डिवाइड बाय लायबिलिटी, सिंपल है ना? ओके, करंट रेशो क्या? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो को बोलते हैं क्विक रेशो। लिक्विड रेशो क्या बोलते हैं? क्विक रेशो। ये लिख के रखना, करंट रेशो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी लिखा। ओके, समरी लिख के रखना इमीडिएटली, जो मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं बुक में लिख के रखना, नोट डाउन करते रहना, एटलीस्ट आपको रिवीजन करते समय बहुत हेल्प हो सकता है, राइट? करंट रेशो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, चलो याद रखना, करंट एसेट डिवाइड बाय लायबिलिटीज। उसके बाद रेशो आता है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो को लिक्विड रेशो भी कहते हैं, क्विक रेशो भी कहते हैं, एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं। ओके, सो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एसेट डिवाइड बाय लायबिलिटी, क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक सामने रखो, एग्जाम में क्विक आया तो क्विक, एग्जाम में लिक्विड आया तो लिक्विड, ये समझा? क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी, ऐसे क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी, क्विक एसेट डिवाइड बाय, सर करंट लायबिलिटी लिखा है। अरे मैंने क्या बोला, ऑल लायबिलिटी या तो क्विक लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी क्विक होते हैं एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक होता है, बाकी सारे तो क्विक होते हैं, इसलिए वो करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी लिखा आपने। चलो, लिक्विड रेशो, क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी, बस हो गया बैलेंस शीट के रेशो। दो ही रेशो है, हेलो, दो ही रेशो, उसमें से कौन सा आएगा मालूम है? एग्जाम में मैं बोलता हूँ, करंट रेशो आएगा। ओके, लिख के रखना आएगा सर, करंट रेशो का फॉर्मूला एग्जाम में पूछेंगे, करंट रेशो इज इक्वल टू डैश डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, करंट लायबिलिटी आया, करंट एसेट आएगा ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में, अरे गेट माय पॉइंट, और लास्ट अटेम्प्ट हुआ था केटी वाला और किसी को पता ही नहीं कौन सा पेपर आया था, यस और नो। सो दैट्स व्हाई इसमें ये लोग पूछेंगे क्विक करंट एसेट नहीं पूछा, लिक्विड एसेट पूछेंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, अरे क्या सर डिफिकल्ट है? बहुत इजी है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। प्रॉफिट है ना, एग्जाम में पूछा ग्रॉस प्रॉफिट लिखने का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या करने का? सेल्स, इनकम स्टेटमेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। हाँ, और एक चीज यहाँ पे याद रखना सर, यहाँ पे ना लोगों स्टैंडर्ड भी पूछे, ये स्टैंडर्ड भी लिख के रखना, ये ना एग्जाम में छुपके से आ सकता है। करंट रेशो का स्टैंडर्ड क्या है? 2:1। ओके, ये स्टैंडर्ड रेशो है, आइडियल रेशो वी कैन से। सो आइडियल रेशो मतलब आपके बिजनेस में समझो 2 रुपए का करंट एसेट है तो 1 रुपए का करंट लायबिलिटी चलेगा। सो 2:1। ओके, मतलब आपके बिजनेस में 1 रुपए की लायबिलिटी है तो 2 रुपए का एसेट होना चाहिए, तो ये आप लायबिलिटी को पे कर सकते हो, द रेशियो विल बी 2:1। तो ये स्टैंडर्ड को याद रखना है, तो उसके सामने ही लिख देना, और ये भी इधर भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आएगा 1:1। ओके, इफ आपके बिजनेस में क्विक एसेट 1 है तो क्विक लायबिलिटी 1 रह सकता है, मतलब सिंपल है, आपको 1 रुपया देना है ना, 1 रुपी आपको देना है तो आपके 1 रुपये होना चाहिए, इसलिए 1:1। क्विक एसेट मतलब इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो, इमीडिएटली आपने पेमेंट किया,
राइट। सो 1:1, तो ये याद रखना, एग्जाम में ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का भी स्टैंडर्ड रेशो नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो फॉर्मूला सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। अरे सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला बहुत इजी है, देखो ना, नेट प्रॉफिट रेशो। अभी देखो, नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशो जो है ना, वो भी सिंपल है, डिवाइड बाय नेट सेल तो है ही। ये सारे देखो, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कहाँ पे आता है, पीएनएल में आता है ना, और पीएनएल में मेजर मेन आइटम कौन सा है, सेल्स। देखना, साला ट्रेडिंग अकाउंट में अकेला खड़ा होता है सर, क्रेडिट साइड में एक ही आइटम, बाकी सारे आइटम डेबिट में होते हैं। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ये क्लियर बेटा? चलो, दैट्स इट। और क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, दैट्स इट। नीचे नेट सेल डालने का, ये लिखा है उन्होंने, वही लिखने का यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सीओजीएस डिवाइड बाय सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ओके सर, क्या क्या बोला आपने सर? ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। सो सीओजीएस का मतलब क्या है, हमने देखा ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अरे ओपनिंग, परचेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्या मिल जाएगा, सीओजीएस। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फाइनेंस, है ना, आपने इनकम स्टेटमेंट में देखा ना ये। ओके, जाने दो, सीओजीएस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल, याद रखना, एग्जाम में याद रखने का। देखो, ये दो अलग अलग है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग रेशो है। प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, ऑपरेटिंग रेशो पर कुछ बोला नहीं सर क्या, तो समझ लेने का, सब पूछ रहे, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। क्लियर? ओके, डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, जस्ट ऊपर ऊपर से आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और मुझे फोकस करना है हमारे एमसीक्यूज के ऊपर। नेक्स्ट विल बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। आरओआई स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये फॉर्मूला लिख के रखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपके बिजनेस में आपने कितना पैसा डाला, और कैपिटल एम्प्लॉयड आता कैसे है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है आपके सोर्स ऑफ फंड से, और दूसरा लोन फंड से, बराबर ना, लोन फंड प्लस सोर्स ऑफ फंड आपको मिला कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको ही हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ फंड। एक होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लोन फंड, इसको ही हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ फंड। ओके, फॉर्मूला याद रखने का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्लियर? चल जाओ आगे, दो ही फॉर्मूला है, एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही रखना, सेम आता है, कुछ अलग नहीं है इससे। एक है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, दिस विल बी द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, सेम फॉर्मूला, यू कैन लर्न इट। ओके, चलो, सो वी कैन गो फॉर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। फटाफट अपने रेशो तो लिख दिया, हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्टिव के पार्ट के ऊपर, एंड देन फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो वी गो फॉर ऑब्जेक्टिव हियर। अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा, गो फॉर ऑब्जेक्टिव फटाफट। ओके, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द, ये सर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, सो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बोला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 है, यस और नो। ओके, सो मुझे बताओ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, राइट, तो ऑप्शन इज बी। आर गेट माय पॉइंट? और समझ में आ रहा है? हेलो, उसके बाद मैंने बोला ना, ये तो आएगा। सेकंड क्या है, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है सर, करंट रेशो, करंट करंट मुझे पता है, आपने बोला था यहाँ पे करंट, तो ऊपर भी करंट ही आएगा। ओके, सो लायबिलिटी, तो ऊपर क्या आएगा सर, एसेट्स। अरे क्लियर? चल नेक्स्ट क्या है, लिक्विड एसेट। अरे लिक्विड एसेट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड? लिक्विड मतलब जो एसेट इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसको लिक्विड एसेट कहते हैं। मैंने आपको नॉन क्विक एसेट याद रखने के लिए बोला, नॉन क्विक एसेट कौन सा है, स्टॉक एंड प्रीपेड, समझा, स्टॉक एंड प्रीपेड विल बी नॉन क्विक। नॉन क्विक मतलब इसका कन्वर्जन कैश में इमीडिएटली नहीं होता है। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट में से आपने स्टॉक को माइनस किया। ओके, करंट एसेट में से आपने स्टॉक को माइनस किया तो क्विक मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखना, करंट एसेट मतलब क्या, करंट एसेट मतलब क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट्स। हेलो, और ये सो क्विक एसेट मतलब नॉन क्विक एसेट, तो क्या ना इसे, द क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस नॉन क्विक एसेट्स, बोल सकता हूं ना मैं। और नॉन क्विक एसेट का मतलब क्या है, स्टॉक, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर?
अरे समझता है, करंट एसेट का मतलब क्या है, क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। सो क्विक एसेट में क्या क्या आता है, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक सब आएगा। नॉन क्विक में स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस आएगा। सो ये मुझे पता है, करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक प्लस नॉन क्विक। तो मुझे क्विक एसेट को निकालना, तो करंट एसेट माइनस नॉन क्विक एसेट किया तो वो क्विक एसेट आ जाएगा। नॉन क्विक एसेट क्या है, स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, अरे सर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अरे सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, डेबिट साइड, ट्रेडिंग के डेबिट साइड के आइटम सर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपने किया तो सीओजीएस आता है। सो आपने सेल में से सीओजीएस को माइनस किया तो क्या मिलेगा, जीपी। यस सर, ये तो मुझे पता है। तो क्या पूछे, सीओजीएस का मतलब क्या, तो क्या आना है से सीओजीएस। अभी देखो ना, फॉर्मूला जरा वर्टिकल फॉर्म में उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करता हूँ, डरो मत। तो मैं ऐसे बोलूंगा, सेल्स में से अपने सीओजीएस को माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। मुझे सीओजीएस चाहिए, तो क्या आना है से सेल्स में से मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया तो क्या मिलेगा, सीओजीएस मिलेगा। क्लियर। सो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, अरे नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या है, सो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज विच रेशियो, द नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, कौन सा रेशियो सर, ऑपरेटिंग रेशियो। व्हाई इट्स कॉल्ड एज ऑपरेटिंग, बिकॉज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। और नेट प्रॉफिट कैसे आता है, दिस विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे सब आ गया ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जीपी क्या आता है, जीपी इज इक्वल टू, मतलब ये डिटेल में जाएंगे तो जीपी कैसे आता है, इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस, बराबर ना। तो यहाँ पे सीओजीएस भी आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आया, इसलिए इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, कॉमन साइज के लिए क्या चाहिए, कॉमन बेस चाहिए। क्या चाहिए सर, कॉमन बेस चाहिए। बिल्स पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल कौन सी लायबिलिटी है, करंट, इज नॉट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या आता है सर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है दो ही चीजें, एक तो आता है बैंक लोन और दूसरा आता है सर डिबेंचर्स। ओके, लिख के रखना। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आता है, बैंक लोन एंड डिबेंचर। बैंक लोन डिबेंचर आए तो समझ लेना है कौन सी लायबिलिटी है, लोन फंड है। ओके, लॉन्ग टर्म फंड है। बिल्स पेबल कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है। क्लियर। जनरली करंट रेशियो क्या होता है, 2:1, मैंने बोला था ना बेटा, ये आएगा एग्जाम में। ओके, 2:1। और सब जो एग्जाम में आया, लिक्विड रेशियो क्या आता है, लिक्विड, ये किसका है, लिक्विड रेशियो का है। सर लिक्विड रेशियो का मतलब क्या है, लिक्विड रेशियो का मतलब है क्विक रेशियो। लिख के रखना वहां पे, मतलब रीड करते करते दिमाग में उल्टा ऑब्जेक्टिव पूछा तो भी आपको लिखने के लिए आना चाहिए। एक क्लियर बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, द क्रेडिटर आर स्पेशली इंटरेस्टेड नो, सर क्रेडिटर्स कौन से रेशियो में आता है, दिस विल बी द लिक्विड ना, इसे लिक्विडिटी शो करता है। तो क्रेडिटर इज आइटम ऑफ क्विक लायबिलिटी, क्रेडिटर इज आइटम ऑफ क्विक लायबिलिटी। द मेथोडोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज एनालिसिस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनालिसिस। सो याद कैसे रखेंगे सर, टॉपिक का नाम है ना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एनालिसिस ही करना है ना इस चैप्टर में। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आर, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कौन सा है, सो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, डिपॉजिट, ओके, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ये कौन सी एक्टिविटी है, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ये आपका क्या है, इट विल बी द कैश इक्विवेलेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट कैश जैसा। ओके, मतलब आपने टर्म डिपॉजिट निकाला, इसे कैश डिपॉजिट, मतलब आप इमीडिएटली जाके पैसा बैंक में एफडी भी रिडीम कर सकते हो, एफडी तोड़ू सकते हो ना अपन, एफडी आप रिडीम कर सकते हो, पैसा आ सकता है। ओके, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का मतलब है आपका कॉल्ड एज अ टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, टर्म मतलब 6 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ से टर्म्स होते हैं। कैश प्रोसीड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, सर डिबेंचर इशू करके पैसा है, कौन सी एक्टिविटी है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ओके, ये कौन सी एक्टिविटी, इज नॉट अ फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज अ बिजनेस एक्टिविटी, बराबर ना। और ये सर नो, ये कौन सी एक्टिविटी है सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिबेंचर इशू किया, बैंक लोन लिया, ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल। तीन टाइप की एक्टिविटी कैश फ्लो में देखे थे हमने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग मतलब फिक्स डिपॉजिट, सॉरी फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट एंड द फिक्स एसेट, क्लियर। और फाइनेंस एक्टिविटी में डिबेंचर्स एंड बैंक लोन्स, लोन फंड इनडायरेक्टली। द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज अ आरओआई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी ना, आरओ है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। द इंफॉर्मेशन सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा डेटा दिखाता है सर,
is showing the historical in nature, right? Okay, the financial statement only measure monetary item. कौन सा item? अरे ऑब्वियसली ना, सभी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी होते हैं, मॉनिटरी में इनकम ऑफ रुपीज, नॉन मॉनिटरी आइटम वी कैनॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने का सवाल ही नहीं आता। ये क्लियर? चलो फिर है राइट डाउन द स्टेटमेंट फेज, ठीक है, बोल दो फटाफट से। स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड, ओके, दो डिफरेंट पीरियड का स्टेटमेंट दिखाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या, टू डिफरेंट पीरियड, तो अंडरलाइन द वर्ड पीरियड। सो पीरियड रहेगा, दो डिफरेंट पीरियड रहेगा, तो वी कॉल्ड एज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। This will be the comparative income statement। प्रॉफिटेबिलिटी है ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी इसकी वजह से लिखना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्लियर? द रेशियो which measure the relationship between the gross profit and net sale, this will be the gross profit ratio। okay, the critical evaluation of financial statement measure the profitability। okay, so profitability ये कौन से रेशियो में दिखा जाता है? इसमें एनालिसिस ऑफ ये कौन सा स्टेटमेंट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? एनालिसिस। इवैल्यूएशन का मतलब है एनालिसिस। ओके, द पर्टिकुलर मैथमेटिकल नंबर शोइंग द रिलेशन बिटवीन द टू अकाउंटिंग पीरियड। सो दो अकाउंटिंग पीरियड का एनालिसिस जहां पे दिखाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रेशियोज। एसेट विच कैन बी कन्वर्ट इनटू द कैश इमीडिएटली, उसको हम लोग कहते हैं क्विक एसेट्स। क्या कहते हैं? क्विक एसेट, जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जाता है। द रेशियो मेजर द रिलेशन बिटवीन द नेट प्रॉफिट and the owner's capital employed is called as a return on investment या return on capital employed, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, जो रिलेशन दिखाता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। द स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन, सो फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिखाता है सर? एसेट ऑफ टू डिफरेंट प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर, दिस कॉल्ड अ कंपैरेटिव इनकम बैलेंस शीट। बराबर ना, 2 साल का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव। पर कंपैरेटिव किसका? फाइनेंशियल पोजीशन लिखा है, मतलब कंपैरेटिव ऑफ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस इन अ कैश और कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, तो इसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर ओके, जो स्टेटमेंट में फ्लो दिखाया जाता है उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस इन अ कैश और कैश इक्विवेलेंट। एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। आप लॉन्ग टर्म एसेट को खरीद रहे हो, दिस विल बी द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म एसेट और इन्वेस्टमेंट को खरीद रहे हो। मैंने लिख के भी दिया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दो आता है, एक तो एसेट नहीं तो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद द रेशियो एस्टैब्लिश द रेशियो बिटवीन द क्विक एसेट एंड द करंट लायबिलिटीज, इसका मतलब दिस विल बी द क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी, और क्विक लायबिलिटी इज कॉल्ड एज अ करंट लायबिलिटीज। The tool of analysis of financial statement, the individual figure of balance sheet converted into percentage, this is called as a common size। So common size statement में हम लोग क्या करते हैं? Convert करते हैं in form of percentage। That type of activity of cash flow involving the purchase of fixed asset। So आप fixed asset purchase कर रहे हो, मतलब कौन सी activity सर? Investing। which type of activity बोला है? It's a investing activity, क्योंकि आप invest कर रहे हो। The short-term liquidity, short-term highly liquid investment which are can be repeatedly converted to cash, which list of risks of changes in a value। Okay, so this called as a cash equivalent। मतलब कैश जैसा ही होता है उसको हम लोग कहेंगे cash equivalent। Okay, which is converted into highly liquid investment। highly liquid investment का मतलब होता है immediately converted into cash। The ratio measures the relation between the net profit before tax and interest and capital employed, it is called as a ROI, return on relation net profit divided by capital employed। okay, so this is all about the terms। okay, तो ये तो आपके पास ट्रू एंड फॉल्स आपके पास है ही। okay, मैं जाता हूँ आगे 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 आगे। वन सेंटेंस, यहाँ पे सबको डर लगता है सर, क्या लिखा है? मेंशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के दो ऑब्जेक्टिव लिखना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के दो ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो कंपैरिजन दिखाना। ओके, एक तो एसेट और लायबिलिटी का कंपैरिजन दिखाना, और आपकी सॉल्वेंसी इनकम स्टेटमेंट। दो टाइप के होते हैं सर, याद रखना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो होते हैं, एक तो बैलेंस शीट का कंपैरिजन और दूसरा पीएनएल का कंपैरिजन, मतलब इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन। बैलेंस शीट से कंपैरिजन से आपको पता चलेगा आपकी एसेट लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, और पीएनएल के कंपैरिजन से पता चलेगा आपने प्रॉफिट कितना कमाया लास्ट ईयर से प्रीवियस ईयर।
स्टेट द एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो। अरे कैश फ्लो इनफ्लो बोल रहा है, इनफ्लो मतलब बिजनेस में पैसा आएगा, सो गुड्स बेच के पैसा आएगा, एसेट बेच के पैसा आएगा, शेयर इशू बेच के पैसा आएगा। फ्लो इनफ्लो का मतलब, इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है। पैसा कभी आएगा, आप एसेट को बेचोगे पैसा आएगा, गुड्स को बेचोगे पैसा आएगा, और शेयर को इशू करोगे तो भी पैसा आएगा। अरे यस और नो, आप वहां पे लिख भी सकते हो, डिबेंचर को इशू किया पैसा आया। अरे यस और नो, ओके। स्टेट द एग्जांपल ऑफ कैश आउटफ्लो, पैसा जाने का, रे उल्टा करने का। ओके, एसेट को खरीदा, गुड्स को खरीदा, वैसे एसेट को खरीदा पैसा जाएगा, गुड्स को खरीदा पैसा जाएगा, लोन का रीपेमेंट किया पैसा जाएगा। दो है ना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सिंपल, जाएंगे आगे। गिव द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अरे यार ऐसे आया तो छोड़ने का नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। क्लियर। फॉर्मूला ऑफ गिव द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सो आता गिव द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस, फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस, देखो कंफ्यूज मत होना, ये रेशियो है, ये फॉर्मूला है। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, ये याद रखो, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस यूजेस। आर यस और नो? ओके, ये फॉर्मूला है, दिस विल बी द फॉर्मूला और दिस विल बी द रेशियो। क्या पूछा है बराबर से देखो, रेशियो की जगह फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला की जगह रेशियो लिख दिया, मार्क्स गया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है। क्लियर। स्टेट द 3 एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। अरे यार छोड़ने का नहीं, करंट एसेट में मैंने तो यहाँ पे बहुत लिखा है, सन्डी डेटर्स, ओके, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, सन्डी डेटर्स हो गया, तो याद रखना डेटर्स, कैश, बैंक एंड बिल रिसीवेबल, इतना याद रखो, ये तो इजी है। वो लूज टूल छोड़ दो। ओके, क्या सर, डेटर, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल। डेटर, कैश, बैंक, सर मैंने ऐसे लिखा, चलेगा, मार्क्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ओके, करंट रेशियो देखो, ये बार बार एग्जाम में आएगा ही आएगा, करंट रेशियो के ऊपर, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक एसेट? क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है? सो क्विक एसेट में करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड, सो स्टॉक एंड प्रीपेड विल बी द नॉन क्विक एसेट ना। अरे करंट एसेट में मैंने फॉर्मूला लिख के दिया ना कि सर करंट एसेट का मतलब क्या है, करंट एसेट मींस क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। अरे समझ में आ रहा है? ओके, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ सीओजीएस। अरे सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अरे क्या बोलेगा? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला? बोलो बोलो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको मिल जाएगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्टॉक? एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओके, एवरेज, एवरेज ऑफ 2 स्टॉक, दो स्टॉक होते हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग। अरे ओपनिंग क्लोजिंग दो स्टॉक होते हैं, उसका एवरेज निकालना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, आपको मिलेगा एवरेज स्टॉक। अरे दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, तो इतने आपको बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, आपको थ्योरेटिकल समझा रहेगा तो इजी है, अदरवाइज इसे आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल एनालिसिस। आर विद मी गाइस? सब लोग मेरे साथ हो? ओके, एनी क्वेरीज? हेलो? ओके, डन। चलो, तो हमारा यहाँ पे एक चैप्टर खत्म हो गया विद ऑब्जेक्टिव। सब लोग मेरे साथ हो बेटा?